हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार। जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग अपना लाइव सेशन जो है ये 13 करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने टॉपिक के साथ न्याय किया होगा, अर्थात टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना। आज के टॉपिक में अगर देखा जाए, आज के नहीं, आज से अगर देखा जाए तो आपको क्या कहते हैं उसको, पॉलिटी, है ना, भारतीय संविधान भी अब ऐड कर दिया गया है ना। पिछले सेशन में आप लोगों ने कहा था कि भारतीय संविधान भी ऐड होना चाहिए, तो उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी टॉपिक्स दिए गए थे सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं हूं संदीप झा और स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। और हाँ, आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, पढ़ने ही होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की पहले प्रश्नों से। आज जो है चौथ चंद्र पूजन है और कल जो था वो तीज का पूजन था। तो आपके इस संस्थान के जो लोग हैं वो छुट्टी पर हैं, तो इस कारण से आज जो कमेंट का पढ़ने वाला जो सेक्शन है, तो टीम कोई है नहीं, इस कारण से आज आपके कमेंट का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। ओके जी, पहले प्रश्नों पे आ जाइए। तो पहला प्रश्न साथियों आपके सामने है, कहता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है किस उपन्यास में मिलता है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है किस में मिलता है जी। ठीक है, आप लोग एकदम फटाक फटाक से आंसर करते चले जाइए। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आनंद मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही सही होगा। क्या होगा, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां मिलता है, आनंद मठ में मिलता है। अब इसको लिखा किसने था जी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी किसने लिखा था, तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष है वो सन्यासियों के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। पहला अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष है, अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था, सन्यासियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। सन्यासी के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब किया गया था। ये जो भारतीय सुधार समिति है इसकी स्थापना कब किया गया था, जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी और ई है, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, 5 में भी देखिएगा तो 5 में भी 2 ऑप्शन हो जाता है, बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1887 हो जाएगा। कब हो जाएगा, तो 1887 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही सही है। तो प्रश्न मन में आया होगा कि ठीक है जी 1887 में स्थापना हो गई, तो स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, ठीक है, तो स्थापना किसने किया, तो स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किया था। देखिए बात आई है 1887 की, तो 1887 में आपको एक बात याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एओ ह्यूम के द्वारा। लेकिन 1887 के बाद जो ब्रिटिश का रुख है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। बात आई 1887 की, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि 1887 और क्या बातें हैं। तो 1887 के बाद ब्रिटिश का जो रुख है, ब्रिटिश का रुख कांग्रेस के प्रति क्या होता चला गया, तो रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। आई बात समझ में ना जी। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। कब, तो ये 1885 जो ऊपर दिख रहा है उसमें किया गया था। ठीक है, 1885 यहां पे मैं लिख देता हूं। कांग्रेस की स्थापना स्थापना कब किया गया,
1885 में किया गया। 1887 के बाद से क्या होता है कि ब्रिटिश जो लोग थे, इनका जो रुख है कांग्रेस के प्रति बड़ा कठोर होता चला गया। बोला नहीं भैया, जिसलिए मैंने इसको स्थापना किया था, ये काम सही से वो नहीं कर रहा है, ये भारतीयों के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है जी। और 1905 आपको दिख रहा है, 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। इस समय कौन थे? तो करजन थे, है ना जी। करजन किसके शासन काल में? तो करजन के शासन काल में हुआ था बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, करजन के शासन काल में हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि साथियों कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था जी? जल्दी से बताइए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम से। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे जी? रास बिहारी बोस थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ठीक है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब 1906 है, 1906 में क्या हुआ था? 1906 की बातें थोड़ी सी हम लोग को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, या स्वराज की मांग की गई थी। किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने स्वराज की मांग की, या स्वराज शब्द का प्रयोग किया था जी। कब? तो 1906 में किया था, कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 में कहां अधिवेशन हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कलकत्ता अधिवेशन क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा जी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही है। अच्छा 1909 में क्या हुआ था जी? ठीक है, 1909 में क्या हुआ था? तो 1909 का ईस्वी। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग आज के ही सेशन में करेंगे। 1909 हम लोग देखेंगे, 1909 और 1919 को देखेंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट सुधार क्या है, मार्लियामेंटो क्या है, आज का जो सेशन है इसी में शामिल किया गया है। तो आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, इसलिए अभी नहीं करते हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा जी। ठीक है, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की जाती है, वी.डी. सावरकर के द्वारा की जाती है, 1904 में की जाती है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, पेपर 1 एवं 2 एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू, इन सभी का यानी पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट हो गया। एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, एलएसडब्ल्यू है, जो भी है, इन सब के लिए आपके ऑडिटर के लिए बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अब शुरू किया जाएगा। अर्थात प्रथम प्रयास में सफलता का संकल्प लेते हुए इसको शुरू किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी रविवार शाम 7:30 बजे, है ना। इसकी सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको कब मिलेगी? तो रविवार को मिलेगी। बस अब जो रविवार आने वाली, आज के बाद भी जो रविवार आएगी, उस रविवार को शाम 7:30 बजे। तो सभी लोग मिलते हैं और बात करते हैं इस पे। चलिए, तो आज अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन पे बात करते हैं जी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि निम्न में से किस कथन का जो संबंध है बाल गंगाधर तिलक से है? निम्न में से किस कथन का जो संबंध है बाल गंगाधर तिलक से है? मतलब निम्न में से कौन सा कथन बाल गंगाधर पे सटीक बैठती है, बाकी गलत है? तो आपको बताना है, सही पूछ रहा है ना। हाँ, किस कथन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से? इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात 1 से अधिक हो जाएगा। तो आखिरकार सही कौन सा है ना। तो सही कौन सा है? सही हो जाएगा मराठा पत्रिका शुरू किया, बिल्कुल सही बात है जी। केसरी पत्रिका शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। गणपति उत्सव मनाना शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया, बिल्कुल सही बात है ना जी। मराठा पत्रिका किस भाषा में? देखिए, नाम था मराठा, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा में था। यह कौन था?
तो ये था आपका इंग्लिश भाषा में, है ना, अंग्रेजी भाषा में इसको किया। केसरी लग रहा है हिंदी जैसा, लेकिन इसको किया था मराठा भाषा में या मराठी भाषा में। इसको किस भाषा में लॉन्च किया था लॉन्च किया था जी, तो हो जाएगा मराठी भाषा में। क्या हो जाएगा? मराठी भाषा में हो जाएगा। अब देखिए गणपति उत्सव, है ना, गणपति उत्सव को कब मनाना प्रारंभ किया? 1893 में। कब किया था जी? 1893 में। और उसके बाद 1895 में यानी 1895 में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि शिवाजी उत्सव शुरू किया जाता है। ये सब के सब जो कथन है किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। प्रश्न पूछ देता है अलग अलग करके, तो 4 प्रश्न ना करके एक ही में क्या किया गया, सबको निपटा दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है आपको, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की जाती है। समझ में आया ना बात जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो क्या आंसर हो जाएगा? किसने कहा था? किसने कहा था? जल्दी से बताइए। तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन नंबर ढूंढिए, ऑप्शन नंबर ढूंढिएगा तो सी में आपको दिखेगा वैलेंटाइन सिरोल, है ना जी? आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। ठीक है, आज जो है आपकी कमेंट का जवाब दे नहीं सकता हूं जी, है ना, दुविधाएं हैं ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनको फांसी दिया गया था 1908 में। कब? 1908 में। और अगर 1908 में डेट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 11 अगस्त हो जाएगा। क्या होगा? 11 अगस्त 1908 हो जाएगा। जब इनको फांसी दी गई इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र थी मात्र 18 वर्ष। उम्र कितना था जी? तो मात्र 18 वर्ष था। बाकी सारी कहानी आपको बिल्कुल पता है। इन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। बम क्या होता है? कैनेडी की गाड़ी पे गिर जाता है। कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी क्या हो जाती है? उस बम विस्फोट में मारी जाती है। ये 2 लोग थे, खुदीराम बोस, एक प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया जी? आत्महत्या कर लिया। और अपने खुदीराम बोस छोड़े भैया देख लेंगे जो होना होगा, लेकिन आत्महत्या एकदम से नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? इनको अंग्रेज पकड़ लेता है और फिर 18 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की उम्र में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यानी जिस उम्र में बच्चे, जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, फोन में वीडियो गेम खेलने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उस उम्र में उन्होंने भारत को आजाद करने की ठानी थी। तो ये होता है देशभक्ति, है ना? पबजी खेलना देशभक्ति नहीं है जी चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि भिखाजी रुस्तम कामा ने 1907 में कहां पर तिरंगा झंडा फहराई थी? है ना, भिखाजी रुस्तम कामा के द्वारा कहां पर जो 1907 में तिरंगा झंडा को लहरा दिया गया था, फहरा दिया गया था। और यह आपका बीपीएससी का प्रश्न भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट हो जाएगा। और ये साथियों स्टुटगार्ट है कहां पर? तो ये जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में है। आई बात समझ में जी? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि महात्मा गांधी को मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी को कब कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था? कब जो है कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था? फटाक से आंसर बता दीजिए क्या होगा? तो जब वे लौट के आए थे ना जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो उनके लौट के आते ही अंग्रेजों ने क्या किया कि फटाक से महात्मा गांधी जी को कई सारे हिंद को उपाधि दे दी। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा जी उन सब चीजों से। इन्होंने क्या किया कि सन 1917 में बिहार की धरती चंपारण पे आके चंपारण सत्याग्रह कर दिया। क्या कर दिया? चंपारण सत्याग्रह कर दिया। और इस चंपारण की धरती ने महात्मा गांधी को, जो पहले सूट बूट वाले गांधी थे, उसको महात्मा गांधी बना दिया, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। मैंने जो ये बात अभी कही है ना, ये बीपीएससी ने पूछ रखी है, मेंस में पूछ रखी है। यानी ये जो टॉपिक है आप बेहतर तरीके से कहां पढ़िएगा? तो बीपीएससी मेंस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस के लिहाज से ही बेहतर है जी, प्रीलिम्स के लिहाज से भी बढ़िया है, लेकिन मेंस में सीधे सीधे यहां से प्रश्न जो है पिछले लगातार कई वर्षों से पूछी जा रही, चाहे आप 64th का मेंस ले लीजिए, 65th का ले लीजिए, 66 का ले लीजिए, तो आगे भी पूछी ही जाएगी। यानी इस बार भी मैं आपको बताऊंगा सत्याग्रह के बारे में हर एक बातें चंपारण से संबंधित। 1920 में क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन हो जाता है। क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन हो जाता है। असहयोग आंदोलन हो जाता है। और उसके बाद 1930 में क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है।
ठीक है जी। तो इसे भी सब याद रखना। और इसके बाद एकदम धमाकेदार एंट्री की जाती है 1942 में, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। और बस यहीं पे क्या होता है, करो या मरो के साथ ही अंग्रेज को इतना बता दिया जाता है, भैया अब तेरे को भागना होगा, और अब अगर रुका ना तो तेरी खैर नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया 1942 में, अंग्रेजों को एकदम से बोरिया बिस्तर समेट के भागने पे मजबूर कर दिया, और इसके बाद किसी प्रकार की कोई आंदोलन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न कहता है कि बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल को चंपारण का अकेला मर्द किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। कहते हैं बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल को चंपारण का अकेला मर्द किसने कहा था? चंपारण का अकेला मर्द किसने कहा था? जल्दी से बताइए क्या होगा जिसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा एमन हो जाएगा। किसने कहा था? तो एमन ने कहा था। ठीक है जी, एमन ने कहा था। आई बात समझ में? ठीक है। और इस एमन ने क्या किया था कि 300 रुपया भी भेजा था राजकुमार शुक्ल के श्राद्ध के लिए। इसने क्या किया था? तो इसने 300 रुपया भी भेजा था। 300 रुपया उस समय में भेजा था, क्या करने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल की जब मृत्यु हो गई उसके उपरांत जो श्राद्ध कर्म होता है, राजकुमार शुक्ल के श्राद्ध कर्म के लिए, श्राद्ध कर्म के लिए जो है इसने क्या किया? 300 रुपया उस जमाने में भेज दिया था। और कहा क्या था? बोला चंपारण में, और अगर कोई मर्द था तो सिर्फ अकेला एक मर्द था। कौन? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा जी। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगत में बांटा गया है? संसार के समस्त जंतु जगत को मेरे प्यारे साथियों कितने उप जगत में बांटा गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? कितने उप जगत में बांटा गया है? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए फटाक से। 1 2 3 4 क्या होगा? तो संपूर्ण जो है जंतु जगत को 2 उप जगत में बांटा गया है। कितने? तो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जब 2 की बात आई है तो ये क्या होगा? एक होगा एक कोशिकीय। क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय हो जाएगा, कोशिकीय। ठीक है जी। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय हो जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? तो बहुकोशिकीय। अब दोनों में जीव जीव लगा दीजिए तो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से बने हो, अब बहुकोशिकीय जीव जिसमें क्या हो? लाखों 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 करोड़ों कोशिकाएं हो सकती है, एक से अधिक होगा ही, लाखों करोड़ों तक जा सकती है, तो वो हो जाएगा आपका बहुकोशिकीय। आई बात समझ में ना जी? ठीक है। कहीं कोई परेशानी एकदम से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि संघ एनीलिडा में निम्न में से कौन सा जीव आता है? संघ एनीलिडा में निम्न में से कौन सा जीव आता है? देखिए संघ एनीलिडा में वैसा जीव आएगा जिसका क्या होगा? सबसे पहले तो शरीर लंबा होगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको शरीर को क्या कर दिए? लंबा कर दिए। और उसके बाद क्या होगा? ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका उसका शरीर देखिएगा ऐसे ऐसे कटा कटा होता है। क्या होता है? कटा कटा होता है जी। ठीक है। अब तुरंत हम, हाँ समझ में आ ही गया वैसे से क्या होता है? पूरा शरीर ऐसे ऐसे रहता है, मतलब लगेगा कि कटा कटा वाला, कि कटा नहीं रहता है जी। ठीक है। मतलब खंडों में बटा होता है। तो ऐसा कौन देखने में लगता है? आपने केचुआ को देखा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। आपने जोंक को देखा होगा, जोंक हो जाएगा। नेरिस भी इसी के प्रजाति का होता है, तो आपने नहीं देखा होगा, फिर भी मान लीजिए। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उपरोक्त तीनों होगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि अगर 2 ऑप्शन सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर ई हमेशा हो ही जाएगा। उपरोक्त में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर भी ध्यान दे देना, अन्यथा क्या होगा? गलत हो जाएगा जी। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, संघ आर्थ्रोपोडा में निम्न, यहां पे हो जाएगा नमन लिखा हुआ है, यहां पे हो जाएगा निम्न। क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में निम्न में से कौन से जीव आते हैं? जीव में देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। कौन से जीव आते हैं? तो क्या होगा? आर्थ्रोपोडा में कौन से जीव आते हैं जी? ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जितना भी आपका कीट पतंग होता है मिला जुला के सब आ जाता है। तो आंसर क्या होगा? तिलचट्टा कहिएगा, बिल्कुल सही है। झींगा मछली एकदम सही है। केकड़ा एकदम सही है। मक्खी एकदम सही है। मच्छर एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब 1 से अधिक हो जाएगा। 1 से अधिक क्या है? तो सारे ऑप्शन ही आपके बिल्कुल ही सही है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले यही बातें हैं कि पेपर 1 एवं 2
ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू तीनों के लिए, मतलब पेपर 1 पेपर 2 के साथ साथ ऑप्शनल में 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी रविवार शाम 7:30 बजे। प्रथम प्रयास में सफलता का संकल्प लेते हुए रविवार शाम 7:30 बजे इस पे चर्चा की जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे साथियों कहता है कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच का जो हृदय होता है उसके हृदय में कितना चेंबर होता है, कितना कक्ष होता है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? 3 होगा कि 4 होगा कि 13 होगा कि एकदम नहीं होता है? क्या आंसर होगा जी? तो इसका आंसर होगा कॉकरोच के हृदय में मेरे प्यारे प्यारे साथियों 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। अब प्रश्न आया होगा कि 3 ऑप्शन में दिख रहा है, 3 किस में होता है? तो 3 होता है मेढक में। किस में होता है? 3 होता है मेढक में। इस कारण से मेढक देखिएगा टर टर करते रहता है, वो बोलते रहता है, वो अंग्रेजी में बताते रहता है 3 3, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। हम लोगों को लगता है कि टर टर कर रहा है, वो टर टर नहीं करता, वो बताता है कि देखो मेरे हृदय में कितने कक्ष हैं, तो बोलता है 3। कितने कक्ष हैं? तो 3। हमको सुनाई देता है टर टर, है ना? समझ में नहीं आता है कहना क्या, तो कहना वो 4 अंग्रेजी में कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी जो है मेढक भी अंग्रेजी में बोलता है जी। अब कहिएगा तो ये तो मेढक की बात होगी। 4 किस में होता है? तो 4 मनुष्य में होता है। 4 किस में होता है? तो 4 मनुष्य में होता है। इसलिए तो मनुष्य ध्यान से सुनता है मेढक आखिरकार बोल क्या रहा है। है ना जी? और 13 किस में हो जाएगा? तो कॉकरोच में हो जाएगा। तो तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए, क्या कि कुछ भी पूछ दे एग्जाम में तो गलत नहीं होना है, चाहे कुछ भी पूछ दे। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ रखी है तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन जो है मत्स्य वर्ग में नहीं आता है? निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में नहीं आता है? तो पहले आता कौन है वो तो पता होना चाहिए। तो कतला एकदम आता है, रेहू एकदम आता है, समुद्री घोड़ा एकदम आता है, ये स्टार फिश नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टार फिश हो जाएगा जी। कि निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में नहीं आता है? तो स्टार फिश नहीं आता है। अगला प्रश्न है साथियों कि एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण निम्न में से क्या सही हैं? अच्छा, यानी एम्फीबिया वर्ग के लक्षणों को अगर देखा जाए तो क्या इसमें से सही हो जाएगा? क्या सही है? अच्छा, क्या सही है वो पूछ रहा है ना? देखिए एकदम ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण निम्न में से क्या सही है, यानी एम्फीबिया वर्ग के लिए क्या सही है? तो कहता है सिर्फ फेफड़ा से सांस लेते हैं, गलत बात है। सिर्फ त्वचा से सांस लेते हैं, गलत बात है। कहता है त्वचा एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। कहता है सांस नहीं लेते हैं, बिल्कुल गलत बात है ना? सांस नहीं लेगा तो मरिए जाएगा, जिंदा रहबे नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर जीव कैसे कहाएगा जी? ठीक है, अगर कोई जीव है, जीवित जीव है, तो वो कम से कम क्या करे? श्वसन ले, है ना? सांस ले रहा है तब तक क्या होगा? उसको जीवित माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा? एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं, जैसे आपका क्या होगा? मेढक हो गया, पानियों में छपाक से रह जाएगा और जमीनों पे रह जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है एकदम से, है ना जी? ठीक है, तो एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? त्वचा से भी सांस ले लेता है, फेफड़ा से भी सांस ले लेता है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है ना? निम्न में से कौन विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है? तो एकदम से जहरीली छिपकली क्या हो जाएगा जी? एकदम जहरीली है, अब विश्व की एकमात्र है ना? ये भी एक मतलब क्या कहा जाए, अलग बात है कि विश्व में एकमात्र है, ठीक है, और कोई जहरीली छिपकली नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? हेलोड्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलोडर्मा हो जाएगा, या हेलोडर्मा जो भी है हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसे कौन सी छिपकली है जो बील बनाती है, तो मेबुया हो जाएगा। ये बील बनाने का काम करती है। क्या करती है? बील बनाती है ना? आप देखिएगा चूहा सब बील में रहता है, उसी प्रकार से मेबुया जो छिपकली होती है ये क्या करती है? बील बनाती है और फिर उस बील में आराम से क्या करती है? रहती है। ठीक है जी। हिलोडर्मा क्या है? बड़ी एकदम जहरीली छिपकली है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। इसलिए बाकी सब छिपकली सब जो छटका मोटका काटता है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक जहरीली समुद्री सांप है ना? देखिए समुद्री सांप है, लेकिन विशेषता इसका क्या है कि एकदम से जहरीला है। एकदम से क्या है? जहरीला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिश हो जाएगा। क्या होगा? देखिए नाम से लग रहा होगा फिश माने मछली, लेकिन आपका जी हाइड्रोफिश है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिश हो जाएगा। ठीक है,
आई बात समझ में। नागराज के बारे में क्या विशेषता है जी, ठीक है, नागराज घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। ये क्या करता है, ये घोंसला बनाता है, ठीक है, घोंसला बनाने का काम करता है, घोंसला बनाता है जी, है ना, सबका अपना अपना अलग अलग विशेषता है, ठीक है। तो हीलोडर्मा क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा खतरनाक जहरीला छिपकली हो गया। मेबुया क्या हो गया, तो बिल बना के रहेगी। नागराज क्या करेगा, तो घोंसला बना के रहेगा। हाइड्रोफिश क्या करेगा, तो समुद्री सांप है, जिसको काटेगा कहानी उसी समय खत्म हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है स्तनधारी जीव को कितने उपवर्गों में बांटा गया है। स्तनधारी जीव, इसको मेमल्स कहा जाता है ना, मनुष्य जो है मेमल्स में आता है, स्तनधारी जीव में आता है। तो इसको कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में, ठीक है। देखिए तीनों वर्ग कौन कौन सा, मैं अभी अभी आपको बता दे। एक होता है प्रोटोथीरिया, क्या होता है जी, प्रोटोथीरिया होता है, प्रोटोथीरिया होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है मेटाथीरिया। दूसरा क्या होता है, मेटाथीरिया हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि यहां से प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तो यूथीरिया हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा यूथीरिया हो जाएगा। अब देखिए प्रोटोथीरिया क्या करती है, मेटाथीरिया की क्या विशेषता है, यूथीरिया की क्या विशेषता है, तीनों बता देते हैं। प्रोटोथीरिया क्या, देखिए है सब स्तनधारी, मतलब स्तन पाए जाते हैं, है ना, लेकिन प्रोटोथीरिया क्या करती है, अंडा देने का काम करती है, अंडा देती है, ठीक है। मेटाथीरिया क्या होता है कि अपूर्ण, है ना, आप कह सकते हो अपरिपक्व बच्चा को जन्म देती है, अपरिपक्व, अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है, अपरिपक्व शिशु को जन्म दिया, शिशु को जन्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो कंगारू। आपने देखा होगा कि कंगारू के पेट में क्या होता है, एक अलग से थैली पाया जाता है, क्या हो जाएगा, है ना, कंगारू के पेट में क्या होता है, अलग से वो थैली पाया जाता है, जिसमें वो बच्चे को क्या करती है, रखती है कुछ दिन तक, तब उसका बच्चा क्या होता है, बाहर में दौड़ने लायक होता है। यूथीरिया में कौन आता है, तो मनुष्य आता है, इसलिए पूर्ण शिशु को जन्म देता है, पूर्ण शिशु को, पूर्ण शिशु को क्या करता है, जन्म देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मनुष्य हो जाएगा, मानव हो जाएगा, ठीक है जी, आई बस समझ में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही। इसका क्या हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा, ठीक है, इसका भी कर लीजिएगा तो एकिडना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है, कहां के लिखने वाला जी, हाँ, कहता है कि स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है। स्तनधारी वर्ग में मेमल्स में जो है सबसे ज्यादा जो तापमान होता है मेरे प्यारे साथियों, किसका होता है ना। मनुष्य कहता है कि मेरा खून एकदम गर्म हो गया, अब हम तुमको देख लेते हैं, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, झूठे बोलता है जी, गरम उरम कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी का गर्म होता है तो बकरी का गर्म होता है। किसका गर्म होता है, बकरी का। इसलिए देखिएगा बकरी को आप भगाइएगा तो भी कहेगा मैं, ठीक है, उसको मारिएगा तब भी कहेगा मैं, यानी कि जो है सो हम ही है ना जी, आई बात समझ में। तो बकरी की बड़ी बड़ी विशेषता है, ठीक है, इसलिए उसी को आदमी क्या करता है, काट कूट के बराबर भी कर देता है, मई मई के चक्कर में वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरी थी, है ना। मगध की प्राचीन जो राजधानी है, जिसको कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है जी, ठीक है, राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। ये कितने पहाड़ियों से घिरी थी, तो ये थी कुल 5 पहाड़ियों से घिरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस राजा का संबंध हर्यक वंश से था। निम्न में से किस राजा का जो संबंध था हर्यक वंश से था, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1 से अधिक हो जाएगा। तो आखिरकार सही कौन सा ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा आपका बिंबिसार, बिल्कुल सही है। अजात शत्रु बिल्कुल सही है, उदयन बिल्कुल सही है, और नागदशक बिल्कुल सही है। बिंबिसार का बेटा कौन हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा, अजात शत्रु का बेटा उदयन हो जाएगा, और नागदशक जो था यह अंतिम शासक था। नागदशक क्या था, तो ये अंतिम शासक था, है ना। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताइए कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर फट से आ जाना चाहिए, फटाक से आ जाना चाहिए, एकदम तेजी से, नागदशक हो जाएगा जी। आई बात समझ में, है ना। और शिशुनाग ने क्या किया था, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है जी, आई बात समझ में ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम सही है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। हर्यक वंश के बाद इसी नागदशक को कल्टा के किया था, ठीक है, मतलब उसको खत्म करके किया था। अगला प्रश्न,
प्रश्न कहता है कि बिंबिसार ने निम्न में से किससे विवाह नहीं किया था। बिंबिसार जो है निम्न में से किसके साथ विवाह नहीं किया था, क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने अपना राज्य विस्तार कैसे किया था। राज्य विस्तार के लिए सोचा सबसे बढ़िया काम क्या करो, तो विवाह करना शुरू कर दो। अब बताइए, जिसके बेटी से विवाह कर लेगा या जिसके बहन से विवाह कर लेगा वो तो लड़ेगा नहीं इससे, यानी खून खराबा भी नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा राज्य भी इसका हो गया। तो बिंबिसार क्या किया, कौशला से विवाह कर लिया, है ना, कौशल नरेश की जो बहन थी उससे विवाह कर लिया। फिर चेटक की बहन चलना से ब्याह कर लिया। उसके बाद कहा चलो थोड़ा सा पंजाब घूम लिया जाए, पंजाब पे भी अपना आधिपत्य होना चाहिए। तो पंजाब की राजकुमारी थी क्षेमा, है ना, इससे विवाह कर लिया। और आम्रपाली से विवाह नहीं किया, क्या है कि इसको नचाता था, है ना, इसको बोलता था देखो हम विवाह कर रहे हैं और तुम नाच के सबका मनोरंजन करो। तो आम्रपाली क्या कर दी, नाचते रह गई। तो क्या हुआ, तीनों से विवाह किया था। इस तीनों से क्या किया था, इससे विवाह किया था, ठीक है, और इससे विवाह नहीं किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न का है कि पूछ रहा था कि निम्न में से किससे विवाह नहीं किया था, तो आम्रपाली से विवाह नहीं किया था। ठीक है, आई बात ना समझ में जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय इतिहास में ज्ञात प्रथम शासक जिसने अस्थाई सेना रखा था। भारतीय इतिहास में ज्ञात प्रथम शासक जिसने अस्थाई सेना रखा था। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा, हर्यक वंश वाला, है ना जी, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। इसने क्या किया था, सबसे पहले भारतीय इतिहास में अगर आप देखें तो अस्थाई सेना इसी के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि अजात शत्रु ने किस मंत्री की सहायता से वज्जी संघ में फूट डालकर उसे मगध में मिला लिया था। अजात शत्रु ने किस मंत्री की सहायता से वज्जी संघ में क्या किया, फूट डलवा दिया। क्योंकि है ना, पिछले सेशन में आपको बताई गई थी वज्जी 8 कुलों का संघ था। वज्जी क्या था, ये जो वज्जी है ये 8 कुलों का संघ था, 8 कुलों का, ठीक है, 8 कुलों का क्या था, संघ था। लेकिन इसको क्या कर दिया, आपस में फूट डलवा दिया गया। और फिर क्या होता है कि अजात शत्रु ने यहाँ पे 2 हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है, एक था शिलाकंटक रथ मूसल, एक क्या था, रथ मूसल था, और दूसरा क्या था, रथ मूसल एवं शिलाकंटक, रथ मूसल एवं शिलाकंटक अस्त्र का प्रयोग किया था, शिलाकंटक का प्रयोग किया था। और कौन था जी इसका मंत्री, तो वश्यकार था। मंत्री कौन था, तो वश्यकार था, इसने ही फूट डालने का काम किया था। ये रथ मूसल शिलाकंटक सब आपको कहां दिखेगा, तो बाहुबली में दिखेगा जी, है ना, उसमें दिखेगा, पत्थर उठा उठा के फेंक रहा था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि राजगीर के किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ना जी 483 ईस्वी पूर्व में, राजगीर में हुआ था। तो हुआ किस गुफा में था, जल्दी से बताइए। तो ये हुआ था सप्तपर्णी की गुफा में। किसमें हुआ था, सप्तपर्णी की गुफा में हुआ था जी। आई बात समझ, इसके बारे में सारी बातें आपको बिहार स्पेशल जी के जो 1000 MCQ का सीरीज चल रहा है उसमें भी बताई गई है एकदम बेहतर तरीके से। तो अगर आप उन्हें उसको नहीं देखा, 2 सीरीज उसमें हो चुकी है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ा जी। कहां मिलेगा PDF, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस सेशन के लास्ट में, है ना। आज 50 प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, तो देखिए एक एक करके आगे बढ़ा जाए। तो ये प्रश्न हो गया। हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था। तो यह काम किया था उदयन ने। किसने किया था जी, उदयन ने किया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है कि मगध की राजधानी को वैशाली किसने बनाया था जी। मगध की राजधानी को वैशाली किसने बनाया था, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी कहां बनाया, तो अपना राजधानी जो है वैशाली बनाया था जी। ठीक है, गंगा के उस पार में वैशाली। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या आंसर हो जाएगा, नंद वंश का जो संस्थापक था वह था मेरे प्यारे साथियों महापद्मनंद था। कौन था, महापद्मनंद था। ठीक है, और इसका जो एकदम कुपात्र शासक था, एकदम पगला बकलोल जो कह दीजिए, ये था घनानंद। इसी घनानंद के समय में क्या किया था, सिकंदर आक्रमण किया था, सिकंदर आक्रमण किया था। ठीक है जी, एकदम पगलैट था, क्या कहा जाए इसके बारे में, आक्रमण किया था घनानंद के समय में, सिकंदर आक्रमण किया था। और फिर इसी घनानंद को ठोक पीट के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और फिर आगे चल के अखंड भारत का स्थापना हो जाता है। ठीक है जी, तो एक आध पागल रहना भी जरूरी है, नहीं रहता पगला तो बताइए अखंड भारत कैसे होता। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन से जो विद्वान है नंद वंश के शासन काल में थे, यानी जब नंद वंश का शासन काल था, महापद्मनंद ने स्थापना किया, बाकी वो शासन चला था, घनानंद तक जाके अंतिम हुआ था, तो उस शासन काल के दौरान कौन कौन से जो हैं विद्वान उस समय थे? तो पाणिनि बिल्कुल सही बात है, कात्यायन बिल्कुल सही बात है, बृहि बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आपका हो जाएगा वर्ष एवं उपवर्ष सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या सही है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मेरे प्यारे साथियों क्या सही है? तो क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, दूसरा केंद्रीय प्रशासन की नींव पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1 से अधिक यहाँ पे सही हो गए। सिर्फ ए एकदम नहीं होगा, गलत बात है, और सिर्फ बी भी सही नहीं होगा, ये भी गलत बात है। अगला प्रश्न कहता है कि 1774 में बने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये जो 1774 में जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बने था, यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। ये किसके तहत बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था जी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया था। पहली बातें ये हो गई। अब पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजाह इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजाह इम्पे। 3 को जो था ये अन्य न्यायाधीश था। ये क्या था? अन्य न्यायाधीश था, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? अन्य न्यायाधीश हो जाएगा। ये क्या था? अन्य न्यायाधीश था। अब देखिए, इसको याद आप आसानी से रख सकते हैं। इलिमेंस टर्बा था, ये आ रहा था, क्या हो गई? गिर गया चेंबर में, इसे चेंबर बना हुआ था। देखिएगा पटना उठना कभी जाइएगा, बिहार की राजधानी पटना, तो आपको दिखेगा जगह जगह पे चेंबर का ऊपर का ढक्कन खुलल रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? चेंबर का ढक्कन था खुलल, बस वो जो है चेंबर में इलिमेंस टर्बा गिर गया तो चेंबर गहरा होता है, बेचारा हाइड हो गया, दिखिए नहीं रहा था। अब एलिजाह पे परेशानी का हो गया, इलिमेंस टर्बा कहाँ गया? तो बाद में पता चला इलिमेंस टर्बा जो है चेंबरवा में घुस गया, और चेंबरवा में घुसला के बाद वो हाइड हो गया, दिखिए नहीं रहा था, पूरा छिप गया था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। क्या के माई बाप को पता था कि नाम ऐसा रख दो ताकि आगे चल के जब कोई बीपीएससी का तैयारी करेगा तो उसको समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसा नाम रख दिया। एगो इलिमेंस टर्बा नाम रख दिया, एगो को चेंबर रख दिया, चेंबर में गिर गया तो उसका नाम हाइड रख दिया। बढ़िया है जी, है ना, ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ा, जब क्या कीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है कब लाया गया था? क्या आंसर हो जाएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है कब लाया गया था जी? क्या आंसर होगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जल्दी से बताइए। 1781 में लाया गया था। बहुत बढ़िया। देखिए 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हो जाएगा? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। 1781 में क्या होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, है ना जी। आई बात समझ में? 1784 में क्या होता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। 1784 में क्या हो जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। और 1793 में क्या होता है? चार्टर अधिनियम आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्टर अधिनियम आ जाता है। चार्टर अधिनियम आ जाता है। आई बात समझ में? अधि लिख के 0 लगा दिए, मतलब समझ जाइएगा ना, अधिनियम कि पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए पूरा करिए देते हैं, अधिनियम कर देते हैं जी, अधिनियम। ठीक है चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो आपको क्या पता होना चाहिए? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया और 1793 में चार्टर अधिनियम आ गया। तो सब बात आपको इसी प्रकार से एकदम जुबान पे होनी चाहिए। बाकी औरों का नहीं पता, लेकिन आपके जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि आपने टॉपिक को पढ़ा है जी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, है ना। पिछले सेशन में अधिकांश लोगों ने कह रहा था कि सर इसको शामिल किया जाए संविधान को। मैंने कहा बिल्कुल शामिल हो जाएगा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है
कि किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है मेरे प्यारे साथियों कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया। बोला अब तुम क्या करो, सिर्फ वो सिर्फ शासन करने का काम करो। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम में, है ना। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या हो गया, कंपनी को बोला देखो बड़ी बहुत ज्यादा तुम व्यापार कर लिए हो, अब क्या करो कि अब आराम से तुम शासन करने का काम करो। और शासन भी कैसा करो, वैसा शासन करो जिसमें शोषण ज्यादा हो। ठीक है, ये सब बातें ब्रिटिश काल में चलती थी, जो आपको पता होना चाहिए। 1853 के बारे में थोड़ा सा जान लिया। 1853 में क्या हुआ था, बोला कि देखो अब प्रतियोगिता परीक्षा होवेगी। क्या होवेगी? तो प्रतियोगिता परीक्षा होवेगी। मतलब अब पहले फार्म भरो, फिर एग्जाम दो, फिर तुम क्या करो, तुमको जो बनना है बनो। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा क्या हो गया, 1853 से क्या होता है, प्रारंभ हो गया जी। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही है। और ये 1858 वाला तो और खतरनाक टाइप का था, है ना। इसके बारे में अगर कहा जाए तो 1857 के विद्रोह में हम लोगों ने क्या कहता, अंग्रेजों को बहुत पछाड़ दिया था जी। अब अंग्रेज बेचारे बड़ी परेशान हो गए। उसने कहा अब देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। बोला बताओ कैसे काम चलेगा? बोला सबसे पहले क्या करो, ये मुगल का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, ये जो बुढ़ऊ था, ये बहुत परेशान किया था। खुद तो कुछ कर नहीं रहा था, चुपचाप बैठल था, बाकी से करवा रहा था। बोला सबसे पहले बहादुर शाह जफर को क्या करो, रंगून भेज दो, नाक मुंह रंग करके। अब उसको रंगून भेज दिया। अब बेचारा का एक टांग क्या था, कब्र में था, एक टांग 1857 के विद्रोह में था। बस उसी बीच में झूल झाल के वो खत्म हो गया। ठीक है, आई बात समझ में ना जी? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न। अच्छा अगले 1861 में भी बता दें, अरे इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। ठीक है, गवर्नर को क्या मिलेगा, बोला देखो भैया आप तो अध्यादेश जारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, बड़ी एक क्या कहा जाए इसके बारे में, जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन ऑप्शन ही मुंह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं। इसका नाम क्या था, इसका नाम था मैकाले। क्या नाम था जी, मैकाले था, है ना जी। ठीक है, चलिए एकदम गधा टाइप का इंसान था। इसने क्या कहा था, इसने कहा कि संपूर्ण भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उसको एक तरफ रख दिया जाए और ब्रिटेन का अलमारी का एगो तख्ता एक तरफ रख दिया जाए, तो उसका ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, ग्रंथ जो यहाँ का है उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज अगर रहता तो उसी तख्ती से पकड़ के पीट के उसको कह देते तख्ती का तो वैल्यू है, लेकिन बस एक काम के लिए, तुमको पीटने के लिए, और इसका कोई वैल्यू नहीं है जी। ठीक है, आई बात समझ में ना? ठीक है, तो बस चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, वो कब हुआ था, जल्दी से बताइए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 1892 हो जाएगा, 1892 हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहां से शुरुआत हो गया। 1876 में क्या हुआ था जी, ठीक है, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नहीं, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ठीक है, यहां पे महारानी विक्टोरिया को, महारानी, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। सामग्री ये कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। हालांकि शुद्ध में सामग्री हो, साम्राज्ञी हो जाएगा, मतलब महारानी घोषित किया गया, बाकी तो सामग्री थी जी। ठीक है, चलिए, है ना। अगर कोई अंग्रेज के भक्त देख रहे होंगे तो उनको बुरा भी लग जाएगा। तो क्या होगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और 1909 की बात की जाती है, था मार्ले मिंटो सुधार। नाम तो था सुधार, लेकिन यह क्या था, सांप्रदायिक आधार पे था। यानी ये क्या था, सांप्रदायिक आधार पे था। यह था मार्ले मिंटो सुधार। क्या था, मार्ले, मार्ले मिंटो सुधार। नाम पे मत जाइएगा कि नाम था सुधार का, लेकिन काम क्या किया, तो सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें आया था। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना जी, सांप्रदायिक निर्वाचन। और इसके जनक किसको कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है जी, मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था, तो जनक था मिंटो, है ना। पूरा बढ़िया से कहिएगा तो लॉर्ड मिंटो कह दीजिए, हालांकि मिंटो से भी काम चल जाएगा। 1919 में क्या होता है, चेम्सफोर्ड सुधार आता है ना जी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ठीक है, 1919 में इसमें क्या है, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से ये जाना जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है जी, हाई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए।
ओहो, अगला प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? अभी के अभी आपको बताए गए थे पिछले ही प्रश्न में, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? ध्यान से प्रश्न को बनाइए, ध्यान से आंसर लगाइए। कहता है कि प्रांतों में मेरे प्यारे साथियों, कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में लगाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था, कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1919 में। अगला प्रश्न कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था? है ना, इससे पहले आपसे पूछा गया लागू कब किया गया था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि समाप्त कब किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर होगा जी? समाप्त कब किया गया था? तो समाप्त किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, मतलब 1935 में किया गया था। लागू कब किया गया? 1919 में लागू किया गया। समाप्त कब किया गया? तो 1935 में किया गया। आपको दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो क्या आपका आंसर होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? फटाक से बताइए, आंसर क्या होगा? 1926 होगा। क्या होगा? 1926 होगा। इसमें तीन बातें, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये लागू किया गया, ये गठन किया गया। उसके बाद इस बीच में एक ली आयोग आया था, 1923-24 का कार्यकाल था। उसने भी कहा था कि भैया देख लो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्नों पे आया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि किस राज्य में कृषि जनगणना आयोजित किया गया है? किस राज्य में कृषि जनगणना आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है कि दुनिया का पहला, यहां पे दुनिया का पहला हो जाएगा जी, दुनिया का क्या हो जाएगा? दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? अभी घोषणा किया गया है ना जी, घोषणा किया गया। अब कुछ दिन में हो सकता है कि ये बन जाए। तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बिल्कुल सही। अगले प्रश्नों पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि बिहारी पुरस्कार, यहां पे बिहारी पुरस्कार कर लीजिए। कहता है बिहारी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? जल्दी से बताइए, बिहारी पुरस्कार जो 2020 है किसको दिया गया है? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। और ये बिहारी पुरस्कार कहां के लेखकों को दिया जाता है, कहां के उपन्यासकारों को दिया जाता है? ये दिया जाता है राजस्थान के, है ना जी। आई बात समझ में। और इनकी पुस्तक की अगर बात की जाए तो इनकी पुस्तक का क्या नाम? इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो बुक है, इनके बुक का नाम है तस्लीमा। क्या नाम है जी? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, है ना। ये भी बातें आपको क्या होना चाहिए? और एकदम से पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम से सही है। अगला प्रश्न कहता है मैत्री सेतु भारत और किस देश के बीच है? मैत्री सेतु जो है मेरे प्यारे साथियों, भारत और किस देश के बीच है? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और बिल्कुल सही, बांग्लादेश होगा। क्या होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु है जी। अगला प्रश्न कहता है किस देश ने पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किया है? किस देश ने पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रांस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही सही है। मतलब किस देश ने पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किया? तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न
आपके सामने कहता है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा। ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न कहता है कि 10 स्थलिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? 10 स्थलिक सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 स्थलिक सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर और रांझा की रचना किसने किया था? पंजाबी प्रेम महाकाव्य है ना, प्रेम का ये महाकाव्य है, हीर और रांझा के नाम से जानी जाती है। तो बताइए इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? हीर और रांझा की रचना किसके द्वारा किया गया? तो क्या आपका आंसर होगा जी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब देना है। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारिस शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वारिस शाह ने, है ना, अभी भी होता है ना कि यार हंस रहा है वारिस की जाए, तो यही है वो वारिस शाह। समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि 18वीं सदी की मुख्य विशेषता क्या थी? 18वीं सदी की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब एक से अधिक। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध था। बिल्कुल सही बातें हैं। राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्ष थी। ये भी बिल्कुल सही बातें हैं। ठीक है जी। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो आप क्या करें, ये जो संदीप सर लाइव बीपीएससी 67 करके जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे 2.6 के से अधिक मेंबर्स हैं। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एग्जाम और नई कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, मिलते हैं हम लोग रविवार को शाम 7:30 बजे संपूर्ण जानकारी के साथ। पेपर 1, पेपर 2, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू मतलब ऑडिटर, बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के संपूर्ण जानकारी के साथ प्रथम प्रयास में सफलता का संकल्प लेते हुए रविवार शाम 7:30 बजे। और हाँ साथियों, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल एकदम लाइक कर दीजिए। थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिलनी चाहिए आपके तरफ से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो आपके दोस्त नहीं उनको भी एक आध बार शेयर कर दे, हो सकता है इसके बाद से आपके परम मित्र बन जाए। और अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको पकड़ के खटर मटर चटर पटर कर दीजिएगा, ताकि क्या होगी, सारा नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में एकदम से जबरदस्त रहिए। ओके जी, बाय।